क्या आप सोच सकते हैं कि एक डॉक्टर जो लोगों की जान बचाने की कस्में खाता हो, आज वही इंसानों को जिंदा काटने के लिए तैयार हो? क्या आप सोच सकते हैं कि एक सरकार अपने ही वैज्ञानिकों को ये आदेश दे कि वो इंसानों पर ऐसे प्रयोग करें जो किसी बुरे सपने से भी ज़्यादा खौफनाक हो? आज की ये कहानी सिर्फ इतिहास की एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है यूनिट 731 की, एक ऐसी जगह जहां अनगिनत लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। इस कहानी की शुरुआत 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में होती है। एक ऐसा समय जब जापान तेजी से अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ावा दे रहा था। इसी समय एक महत्वाकांक्षी डॉक्टर उभरा जिसका नाम था शिरो इशी। शिरो इशी केवल एक साधारण वैज्ञानिक नहीं था, वो एक ऐसा व्यक्ति था जो मानता था कि भविष्य की लड़ाइयाँ बंदूकों से नहीं बल्कि बीमारियों से जीती जाएंगी। उसने जापानी सेना के उच्च अधिकारियों को ये विश्वास दिलाया कि यदि वो जैविक हथियारों को विकसित करते हैं तो वो बिना गोली चलाए दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। उसकी इस सोच का समर्थन हिडेकी टोजो जैसे जापानी सेना के प्रभावशाली नेताओं को मिला, और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा मिशन जिसने इंसानियत को पूरी दुनिया में शर्मसार कर दिया। चीन के शहर हार्बिन के पास पिनफांग नाम की एक जगह पर एक विशाल गुप्त परिसर बनवाया गया। ये कोई साधारण लैब नहीं थी, ये एक पूरा शहर था जिसमें जेलें बनवाई गई, प्रयोगशालाएं बनाई गई और शव नष्ट करने के लिए भट्टियां भी बनवाई गई। उस लैब में सारी चीज़ें मौजूद थी। यहाँ काम करने वाले प्रमुख वैज्ञानिकों में मसाजी किटानो और योशियो शिंजुका शामिल थे। इन सभी का एक ही उद्देश्य था, शिरो इशी के आदेश का पालन करना और प्रयोग करना, चाहे उसके लिए इंसानियत को कुचलना ही क्यों ना पड़े। इसके लिए इन्होंने यहाँ पर कुछ लोगों को कैद किया। ये कैद किए लोगों को मरूता कहते थे। उनकी पहचान, उनका नाम, उनका अस्तित्व, उनसे सब कुछ छीन लिया जाता था। इनमें शामिल होते थे कुछ चीनी नागरिक, कुछ कोरियाई बंदी और सोवियत सैनिक। उन्हें कैद करके रखा जाता था और फिर प्रयोगों के लिए बारी बारी से उनका इस्तेमाल किया जाता था। कैदियों के हाथ और पैर को बर्फीले पानी में डुबाया जाता था। जब उनका शरीर पूरी तरह जम जाता था तब वैज्ञानिक उनके अंगों को मुंह तोड़ कर देखते थे कि ठंड शरीर को कैसे प्रभावित करती है। ये प्रयोग इतने क्रूर थे कि पीड़ित व्यक्ति धीरे धीरे दर्द से मर जाता था। यूनिट 731 में कैदियों को जानबूझकर प्लेग, कालरा और एंथ्रेक्स जैसी बीमारियों से संक्रमित किया जाता था। फिर उन्हें बिना किसी इलाज के छोड़ दिया जाता था ताकि यह देखा जा सके कि आखिर बीमारी कैसे फैलती है। यहाँ इंसान केवल एक डेटा पॉइंट था जिसकी मौत भी एक परिणाम मानी जाती थी। सबसे भयानक प्रयोगों में से एक ऐसा प्रयोग था जिसे विविसेक्शन कहा जाता था। इसमें कैदियों को बिना बेहोश किए जिंदा ही काटा जाता था। डॉक्टर उनके शरीर के अंदर की प्रक्रिया को देखते थे और उन पर पूरी एक नोट्स बनाते थे। ये विज्ञान नहीं था, ये क्रूरता की पराकाष्ठा हो चुका था और यूनिट 731 ने जैविक हथियार बनाना भी प्रारंभ कर दिया था, जिनमें सबसे खतरनाक हथियार जो उन्होंने बनाया वो था प्लेग बॉम्ब्स। इन बमों के जरिए संक्रमित कीड़ों को चीन के शहरों में छोड़ा गया। इसके परिणाम स्वरूप हजारों लोग भयानक बीमारियों से मारे गए। इन प्रयोगों और हमलों के कारण पता नहीं कितने लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये संख्या शायद लाखों तक में हो सकती थी, लेकिन सच्चाई आज भी पूरी तरह से सामने नहीं आई है। जब वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हुआ तब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। यूनिट 731 को तुरंत नष्ट कर दिया गया और पूरे सबूत मिटा दिए गए, और कई कैदी ऐसे भी थे जिनको मार दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इन वैज्ञानिकों को कभी कोई सज़ा दी ही नहीं, क्योंकि इनको सज़ा न देने के पीछे एक ऐसा कारण था जिसे जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि उन्होंने उनके प्रयोगों को ऐसे डेटा के रूप में सुरक्षित रखा था जो डेटा यूनाइटेड स्टेट्स को चाहिए था। इसलिए शिरो इशी और उसके साथियों को कानूनी कार्रवाई करके बचा लिया गया। सालों तक ये रहस्य छुपा रहा, लेकिन बाद में गवाह सामने आए, जैसे योशियो शिंजुका, जिन्होंने अपनी गवाही में इन प्रयोगों को सच बताया, और धीरे धीरे पूरी दुनिया को पता चला कि आखिर यूनिट 731 में क्या हुआ था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब विज्ञान और शक्ति का गलत इस्तेमाल होता है तो इंसान कितना खतरनाक बन सकता है। अगर आज भी कहीं ऐसे गुप्त प्रयोग हो रहे हों तो क्या हम उन्हें बचा पाएंगे या फिर हम फिर से वही गलतियां दोहराएंगे।